हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादू, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और दैट इज पार्ट 2 बेसिकली ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे आज, बिकॉज इससे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हम कर चुके हैं। दिस पर्टिकुलर चैप्टर कम्स अंडर द ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर बेसिकली हमने दो टॉपिक्स को पढ़ा है। एक हमने पढ़ा था पूरा आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाला चैप्टर, है ना। आप अगर आपके पास दूसरी कोई बुक्स है, लाइक जैसे कि आप संदीप वर्ग को फॉलो करते हैं, अलग अलग ऐसे चैप्टर्स में बांट दिए, एनसीईआरटी ने उन्हीं को कंबाइन कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो मेन चैप्टर्स हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में एंड सेकंड वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फुल रिवीजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से मैंने क्रिस्प तरीके से आपको जल्दी से बता दिया था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्विक रिवीजन हो गया है हमारा उसका, तो अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, देन अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ना कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को, अगर उनको पता नहीं रहता क्लैरिटी से, बिकॉज आप डायरेक्टली फॉर्मुलेज उठाना शुरू करते हो, आपको उनके पीछे का बैकग्राउंड ही नहीं पता कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है। सो वी आर गोइंग टू कवर इट ऑल स्टूडेंट्स। तो कहीं भी नहीं जाना, आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लियर? तो इसी बात पे जल्दी से करना है आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप ऐसा समझो कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट में आपने देखा है, अकाउंट्स हम पढ़ते हैं, है ना। अकाउंट्स में हमने पढ़ा, एक मेरा होता है क्रेडिट साइड और एक होता है मेरे पास डेबिट साइड। इस पे आती हूँ मैं भी बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ये क्लियर हुआ? हमें कौन से रिकॉर्ड करते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब ये किसके बीच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? इंडियन रेसिडेंट, या आप इंडिया ले लो, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हर कंट्री का ये देखना होता है कि उनकी कंट्री के और दूसरे कंट्रीज के बीच में क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो वी कैन से दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन इकोनॉमिक स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स योर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक इंडियन रेसिडेंट के बाकी के देश से, है ना, इंडिया के अलावा जितने भी देश हैं उनसे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स वाले, उनको जब रिकॉर्ड किया जाता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। अब मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक डेबिट और क्रेडिट, मतलब एक हमारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट में हमें पता है एक डेबिट और क्रेडिट तो आता ही है। अब क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन रेसिडेंट की, या मैं इधर आपको समझाती हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं एक इंडियन रेसिडेंट की जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो इंडियन रेसिडेंट की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, इससे पहले हमने जो चैप्टर रिवीजन किया है, इसी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। उसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में जानते थे। वो क्या होता था? इट इज अ रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अनदर। हमने कितने सारे एग्जाम्पल लिए कि अगर कोई टूरिस्ट बाहर से इंडिया आ रहा है तो उसको इंडियन करेंसी चाहिए होगी। सिमिलरली अगर मुझे कोई सामान USA से मंगाना है तो मुझे उन्हें डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सीखा। अब उसी का नेक्स्ट पैटर्न आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस के बारे में आपने सीखा, एक्सचेंज के बारे में सीखा, वो एक्चुअली वो रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो आपको क्या याद रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, जो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसके बीच में? रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। या आप ऐसे लिख लो, इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी चल जाएगा। तो उनके बीच में एक हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस में हमेशा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को मेंशन करना है। अब देखो, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो यानी फॉरेन एक्सचेंज से इधर उधर जाएगा। तो आपको ये समझना है कि डेबिट एंड क्रेडिट का क्या फंडा है।
देखो क्रेडिट का आपको याद रखना है हमेशा, इट रिफर्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है, फॉरेक्स कोई फॉरेन करेंसी बोलते हैं, क्लियर, या फॉरेन एक्सचेंज कोई फॉरेन करेंसी बोलते हैं। तो ये हो गया मेरे पास इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, यानी क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो एंड डेबिट का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। और आउटफ्लो में मेरे पास क्या आएगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स। ये चीज मुझे क्लियर हो गई। सो डेबिट इज बेसिकली आउटफ्लो एंड हमारे पास क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया कि हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है एक इंडियन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, ठीक है। सो एवरी गवर्नमेंट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं रिकॉर्ड करना पड़ता है। नाउ दिस रिकॉर्ड इज टर्म्ड एज द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पेमेंट्स का बैलेंस देखना है हमें कि कितना पेमेंट हमने दूसरी कंट्री को किया है एंड दूसरी कंट्रीज ने इंडिया में कितना पेमेंट किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides a systematic record of all the economic transactions between resident of a country and the rest of the world in a given period of a time, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अगेन क्रेडिट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो एंड डेबिट का मतलब होता है आउटफ्लो। ये चीज हमें समझ आ गई, क्लियर। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो, एंड डेबिट का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स। ये पूरा ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको मिस नहीं करना है। ओके, समझ गए, क्लियर हो गया, ओके, वेरी गुड। सो होपफुली नाउ यू अंडरस्टैंड कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। अभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपको ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मनी की टर्म्स की बात करें, नहीं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में कुछ 4 कैटेगरीज आती हैं, उसको भी पढ़ना है हमें, सो डोंट वरी, पढ़ेंगे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है स्टूडेंट्स, समरी है, किसकी है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। ये बार बार बोल रही हूँ ताकि दिमाग में रट जाए आपको। नाउ हु आर रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, बेसिकली जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पे लाई करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री होते हैं। सो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज। हाउएवर रेसिडेंट्स डू नॉट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सन, या जो टूरिस्ट वगैरह जो कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंडिया में आए हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा रहे थे, क्लियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे पास अब आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। पहले मैं आपको अपने हिसाब से समझाऊंगी स्टूडेंट्स, एंड देन वी कैन हैव अ फुल डिस्कशन जो हमारे बुक्स में जैसा लिखा है, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, देयर आर 4 थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड, ओके। फर्स्ट वन इज विजिबल आइटम्स, clear. Second is your invisible items. Third is your unilateral transfers. And fourth is your capital transfers. ये 4 चीजें हमें पढ़नी होती है। मेरे साथ आप सभी को नोट्स बनाने हैं। आज से इतना कर लो कि मेरे साथ नोट्स बना लो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट राइट दिस फास्ट, जल्दी से इसको लिखेंगे सभी। डन, चलो बढ़िया। अब सबसे पहले ओके, आई थिंक दिस इज ओके, यस, चलो। सबसे पहले आता है हमारे विजिबल आइटम्स में, इसमें सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल फिजिकल गुड्स आते हैं। बेसिकली नो सर्विसेज, टैंजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स। वहीं पे इनविजिबल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सर्विसेज को जो इंटैंजिबल इन नेचर होती हैं। ये क्या आ जाता है मेरे पास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्राइटेरिया आ जाता है। Import and export of goods only, no services, only goods. Very specifically लिख रही हूँ, only goods. यहाँ पे only
सर्विसेज। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लिख रही हूँ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये किसके एग्जाम्पल हैं? इनविजिबल आइटम्स के। वहीं पे अगर मैं विजिबल आइटम्स को बोलती हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लियर? अब आते हैं मेरे पास यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेरे पास वन वे ट्रांजैक्शंस। वन वे ट्रांजैक्शंस यानी कि ये ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, कुछ रिटर्न के लिए नहीं कर रहे। मतलब जैसे कि अगर मैं किसी और देश में काम करती हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स को कुछ मनी भेजना है, तो मैं इस होप में नहीं भेज रही कि वो जो रिटर्न मिलेगा। वन वे ट्रांजैक्शंस हैं कि मैंने बस पैसा भेज दिया है, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं है। ओके, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं है, इट इज़ अ वन वे ट्रांजैक्शन। वहीं पे अगर किसी दूसरी गवर्नमेंट ने, अगर हमारे इंडिया में कोई क्लामिटी हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो किसी और कंट्री ने हमारे यहाँ हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल एड भेजा है, या हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री को फाइनेंशियल एड्स भेजे हैं, तो ये क्या होता है? एक तरीके से यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं। या किसी को हमने गिफ्ट दिया, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है, वन वे ट्रांजैक्शंस हैं। नेक्स्ट मेरे पास कैपिटल ट्रांसफर्स में आ जाता है स्टूडेंट्स। कैपिटल ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर होते हैं जो किसी भी कंट्री के असेट एंड लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। किसको करते हैं? असेट एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं। तो जब मैं असेट एंड लायबिलिटीज के बारे में पढ़ रही हूँ, जैसे कि हमने पढ़ा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर हमने पढ़ा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का। ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है पैसा, कोई ज़मीन खरीद रही है, शेयर्स खरीद रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? वो उस कंट्री के असेट एंड लायबिलिटी को इफेक्ट करेंगी, तो ये कैपिटल ट्रांसफर्स में आ जाएगा। तो जब मैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की बात कर रही हूँ ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, तो मैं बात कर रही हूँ ये चार चीज़ों की, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स की। कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं ओनली गुड्स का, यानी विजिबल आइटम्स का। हम सर्विसेज को भी रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? इनविजिबल आइटम्स में। मैं वन वे ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट इज योर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अगर मुझे किसी ने गिफ्ट भी दिया है, इफ सपोज फ्रांस हैज गिवन अ फाइनेंशियल एड और गिफ्टेड अ फाइनेंशियल, और हैव गिफ्टेड अ डोनेशन दिया है इंडिया को, इन दैट केस वी विल रिकॉर्ड दैट ऑल्सो। क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव कैपिटल ट्रांसफर्स विच इंक्लूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मेरे पास आ जाती है उसमें। और इधर मैंने एग्जांपल क्या किया है? बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये एक फैसिलिटी है, ये सर्विसेज हैं। वहीं पे मर्चेंडाइज किसके होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सॉरी, गुड्स का बेसिकली, सर्विसेज नहीं। तो कहाँ आएगा? विजिबल आइटम्स में। याद रखना, क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज साथ में बोलने की इतनी आदत पड़ जाती है, तो हम साथ में उसको बोलने लगते हैं। गुड्स से सिर्फ मतलब है मेरा हमारे फिजिकल गुड्स, जो विजिबल आइटम्स है, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। वहीं पे इनविजिबल आइटम्स क्या हो जाएंगे? ओनली सर्विसेज। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? ओके, क्लियर? अब इसी में ना एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से लिखेंगे आप सभी मेरे साथ, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है भाई? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप ये मान के चलिए। उसी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है, वो है मेरे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड का। सो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड करता है विजिबल आइटम्स को, यानी नो सर्विसेज। यानी कि नो रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज। अब एक बार ना यहाँ पे देखेंगे सभी, मैंने विजिबल आइटम्स में क्या लिखा है? टैंजिबल फिजिकल गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओनली। मतलब यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड एक ऐसा स्टेटमेंट है, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों अकाउंटिंग स्टेटमेंट होते हैं। सो इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ओनली द विजिबल आइटम्स बिटवीन द इंडियन रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम क्या बोल सकते हैं? लिखेंगे सभी मेरे साथ, बैलेंस ऑफ ट्रेड स्टूडेंट्स इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स द विजिबल आइटम्स ओनली, that is your physical goods and tangible goods only,
between the rest of the resident of India and the rest of the world. Clear? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम किसका देखते हैं कि कितना हमारा इंपोर्ट हुआ है, कितना हमारे पास एक्सपोर्ट हुआ है. एंड हमेशा मैंने आपको समझाया कि कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कराना चाहती है, बिकॉज ज़्यादा एक्सपोर्ट कराएंगे ज़्यादा मेरे पास क्रेडिट होगा. क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा. तो हम चाहते हैं कि फॉरेन करेंसी इनफ्लो ज़्यादा हो, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इतने दिनों से मेहनत कर रहा है कि मेक इन इंडिया कैंपेन कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत कर रहा है, वोकल फॉर लोकल कर रहा है. हम लोग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं. तो हमें ये कोशिश करना है बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों एंड हमारे इंपोर्ट्स कम हो. तो अगर स्टूडेंट्स मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ओनली ऑफ विजिबल आइटम्स. लिख लीजिएगा, ठीक है. तो ये मेरा स्टूडेंट्स होता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिसमें 4 चीज़ें मेरे पास आती हैं. कौन कौन सी 4 चीज़ें आती हैं? कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे आप लोग? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स को आप रिकॉर्ड करने वाले हो. एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में वो ऐसा कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड के जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और फिर मैं आपको पूरा एक बार गो थ्रू करवा दूंगी जैसा आपकी बुक्स में लिखा है. कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या? बस बाकी अपना सब क्लियर हो जाएगा अब. चलो ठीक है. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस refer to those transactions which involve transfer of the title, ownership of goods and services, and they are broadly categorized as under visible items. These include all types of physical goods which are exported and imported. जैसे कि मैंने आपको लिखवाया भी है. And these are called visible items because हम उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. They are tangible in nature, right? The movement of such items is open and can be verified by the custom officials. इसका मतलब क्या होता है? जो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा है अपने क्लास 11th में लास्ट चैप्टर में, उसमें हमने क्या सीखा था कि कोई भी कमोडिटी कैसे एक्सपोर्ट करी जा सकती है, कोई भी कमोडिटी को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का जिम्मा रहता है. एंड ऑफकोर्स अगर कोई हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर एक बॉटल को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखूंगी तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको पता है कि बॉटल यहाँ से यहाँ गई है. सिमिलरली अगर कोई कस्टम, जैसे कि हमारा यूजुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आता है, क्लियरेंस की बात करते हैं ना, कस्टम क्लियरेंस की, एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं, उसमें हमने क्या बात करी है कि अगर कोई कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पता है ना फिजिकल गुड्स को कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है. सर्विसेज चले बैंकिंग हो गया, ये सब हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो इनविजिबल आइटम में आता है, लेकिन विजिबल आइटम्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. तो अब समझ में आया कि जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था हाउ वी कैन राइट इट. देखो स्टूडेंट्स, हमें ना इकोनॉमिक्स में पहले चीज़ों को समझना है कि उसका मीनिंग क्या है, एंड देन ऑफ कोर्स लैंग्वेज को कैसे फ्रेम करना है, आपको बुक को एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा. पहले कॉन्सेप्ट को समझो, देन गो थ्रू द बुक टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन राइट इट, एंड देन यू विल बी गुड टू गो. क्लियर? चलो next, invisible items. So invisible items of trade refer to all types of services like shipping, banking, insurance which are given and received. These are called invisible because it can only be felt, है ना. जैसे कि management is an intangible force. Good. Next we have is a unilateral transfer. So unilateral transfers include gifts, personal remittance. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि बेसिकली जो एक फाइनेंशियल हेल्प आप कर रहे हो या फाइनेंशियली जो आप रेगुलर बेसिस पे जो अमाउंट आप अपने फैमिली को जो भेजते हो, राइट. नेक्स्ट वी हैव वन वे ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं. सिंस दीज ट्रांजैक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट एंड दे आर ऑल्सो नोन एज अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. वन वे ट्रांजैक्शन सबको याद रह जाता है. अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स का मतलब ये है कि नो बडी इज एक्सपेक्टिंग दैट इसके बदले में कुछ मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ वन वे ट्रांजैक्शन. अगर फ्रांस मुझे एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इज गोइंग टू गिव देम बैक. इट इज़ नॉट अ लोन, इट इज़ एन हेल्प, a choice you are making, right? So there's a difference between the two. Next we have is capital transfers. इसमें हमारे पास आता है capital receipts and payment, like borrowings हो गया. ऐसी चीज़ें जो किसी भी कंट्री के asset and liabilities को affect कर सकती है, like foreign investment हम कर रहे हैं, foreign direct investment. Foreign direct investment क्या होता है हमारे पास? आप वहाँ का कोई कंपनी खरीद रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, सॉरी शेयर्स नहीं, कोई कंपनी खरीद रहे हो, कोई लैंड खरीद रहे हो, फिजिकल असेट्स आप खरीद रहे हो. वहीं पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे कि हम लोग वहाँ के किसी के शेयर्स खरीद रहे हैं, इस तरीके से, जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट होता है, सिमिलर. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज द सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको ये सेशन. चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन.
अब मेरे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग यूजेस द डबल एंट्री सिस्टम फॉर अकाउंटिंग, बिकॉज अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो अकाउंट्स तो आएगा ही, एंड अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, कोई चीज क्रेडिट हुई तो कोई चीज डेबिट होगी. क्रेडिट साइड मैंने अभी आपको समझाया हमेशा इनफ्लो होता है. ऑल इनफ्लोज ऑफ सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. आपकी सैलरी डेबिट होती है, क्रेडिट होती है. नेक्स्ट वी हैव इज डेबिट साइड. डेबिट साइड की अगर हम बात करें, वो ऑल आउटफ्लोज और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. अगर जो भी पैसा, अगर इंडिया कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रही है तो उसकी जेब से पैसा जा रहा है, वो क्या है, डेबिट साइड में जाएगा. अगर बाहर का कोई व्यक्ति, कोई इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा. तो जो भी बाहर का पैसा इंडिया में आएगा वो क्रेडिट साइड है, एंड जो भी पैसा इंडिया से बाहर जाएगा दैट इज योर डेबिट साइड. क्लियर? सो क्रेडिट एंड डेबिट साइड क्लियर हुआ. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Okay. Now in the accounting sense also, BOP is always balanced like trial balance as it is prepared as per the double entry system. डबल एंट्री सिस्टम में आपको पता है रोना यही रहता है कॉमर्स वालों का कि हमारी अकाउंट जो हमने बनाया वो टैली नहीं हो रहा है, राइट. लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, वो हर बार बैलेंस नहीं हो सकता. हमें पता है कि 3 सिनेरियोस मेरे पास बनते हैं, या तो सरप्लस हो जाएगा, या तो डेफिसिट हो जाएगा, या तो बैलेंस्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कितना डेबिट आया, कितना क्रेडिट गया, राइट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज व्हेन रिसीट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू द पेमेंट्स. हमें किसको कंपेयर करना है, रिसीट्स को या रिसिप्ट्स बोल दो भाई, एंड पेमेंट्स को. ठीक है. अब ये किसके सेंस में बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज के सेंस में बात कर रहे हैं. अगर मेरा आमदनी ज्यादा, मैंने कम, अगर हमने इक्वल कमाया सपोज, अब हम ये बात कर रहे हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट इक्वल हैं, कि मेरा डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल है, तो वो बैलेंस हो जाएगा. वहीं पे अगर मेरे जो रिसिप्ट्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पेमेंट्स, ये तो अच्छी सिचुएशन है ना, कि मैंने खर्चा कम किया, मेरी कमाई ज़्यादा हुई बेसिकली, सो दैट इज़ अ गुड सिचुएशन फॉर इंडिया एज वेल, तो वो सरप्लस में आ जाएगा. अगर गलती से आपके जो रिसीट्स से कम हो गए विद द पेमेंट्स, यानी आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, लेकिन इंडिया उतना पैसा कमा नहीं रहा है, तो वो डेफिसिट में चला जाएगा. इसलिए तो बोलते हैं इम्पोर्ट मत करो, बिकॉज अगर आप किसी दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करोगे आपको पैसा देना पड़ेगा ना, उनको फ्री में तो कोई नहीं दे रहा हमें सामान. मतलब क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा. आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा तो मेरी जेब से नहीं, मतलब इंडिया की जेब से पैसा जा रहा है फॉरेन करेंसी, एंड वी डोंट वांट दैट. हम तो इनफ्लो को बढ़ाना चाह रहे हैं, आउटफ्लो को तो कम करना है ना. तो अगर मेरे पेमेंट्स ज्यादा है रिसीट से, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, है ना. सो दैट इज वाई आपको समझना है बैलेंस क्या होता है, जहाँ पे जो हमारे रिसिप्ट्स हैं या रिसीट्स हैं आर इक्वल टू द पेमेंट्स. वहीं पे सरप्लस क्या होता है, व्हेन योर पेमेंट्स आर मोर देन योर, सॉरी, योर रिसीट्स आर मोर देन योर पेमेंट्स. एंड डेफिसिट क्या होगा, जब आपके पेमेंट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द रिसीट्स. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स फास्ट. ठीक है. अब इसी चीज को अपन इसके साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी बने रहे. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई. तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, रुको मैं ना इसको ऐसे हटा के, ठीक है. नेक्स्ट आता है सरप्लस. वो क्या हो जाएगा मेरे पास, व्हेन द रिसीट्स, ठीक है. एंड जो डेफिसिट है इसका मतलब क्या आ जाएगा कि आपके जो रिसीट्स हैं या रिसिप्ट्स हैं, ठीक है. अब लिख लीजिए, ये मैंने ना क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ, फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी, है ना. चलो जी, ग्रेट. नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स. क्या सेम चीज मैंने यहाँ आपको नहीं पढ़ाई है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, रिकॉर्ड विजिबल आइटम्स ओनली, मीन्स नो रिकॉर्ड ऑफ
सर्विसेज, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सेम चीज मैंने आपको लिखवाई है, सेम चीज अपनी यहाँ लिखी है. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स. सो एक्सपोर्ट्स आर एंटर्ड एज क्रेडिट पॉजिटिव्स. हमें पता है कि अगर एक्सपोर्ट्स हम ज्यादा करेंगे, आप ऐसे समझो, एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा होंगे तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज़्यादा होगा. इनफ्लो ज़्यादा होगा मतलब मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा. एंड वाइसा वर्सा. कभी नहीं लिखना है आपको ये सिर्फ हम लिख रहे हैं, ठीक है? तो हम भी नहीं लिखते, वरना बोलोगे मैम भी लिख रहे हैं. चलो, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स. सो एक्सपोर्ट्स आर एंटर्ड एज द क्रेडिट पॉजिटिव आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. वहीं पे जो मेरे इंपोर्ट्स होते हैं, वहीं पे जो मेरे इंपोर्ट्स होते हैं, अगर इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो जाएगा. आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, डेबिट ज़्यादा होगा. यानी ये क्या होता है? मेरे पास पॉजिटिव साइड होता है, ये मेरे पास नेगेटिव साइड होता है. पैसा जा रहा है तो नेगेटिव ही होगा ना. पैसा जाता हुआ किसको अच्छा लगता है? आता ही वो अच्छा लगता है पैसा, राइट? सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, वाइडर स्कोप है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नैरो स्कोप है, एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल डिसाइडिंग द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, बिकॉज हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, या ट्रेड बैलेंस ही बोल सकते हो, बिकॉज ट्रेड में यूजुअली हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन. ओके, डन. होपफुली ऑल आर मेकिंग नोट्स. सो बैलेंस ऑफ की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या बताया कि डेफिसिट में हो सकता है, बैलेंस में हो सकता है, सरप्लस में हो सकता है. सेम यहाँ पे भी होता है. बैलेंस की अगर हम बात करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, वहाँ पे आता है सरप्लस. मतलब whenever exports are more than imports. So if a country exports are more than imports, it is always beneficial. So if a country exports more goods than what is imports, then the balance of trade is said to be surplus. तो हम इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल सिचुएशन. वहीं पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डेफिसिट. व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट, इट विल बी एन अनफेवरेबल सिचुएशन. क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. अभी से हम सीख रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज को लिखना है. कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है? कोई मुझे बता सकता है? कि अगर हम बात करते हैं कि दोनों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसको रब कर दूं ना मैं ये सारी चीजों को, चलो इसको रब कर देती हूँ. कि अगर हम बात कर रहे हैं, लेट्स टेक अ गुड कलर. ओके, ये अगर सिर्फ इतना रिकॉर्ड करना है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जाता है. अगर मैं इन चारों को रिकॉर्ड करूंगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा. यही डिफरेंस है बस, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर. इसलिए हम बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का ज़्यादा वाइडर स्कोप है एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर टू रिलेटेड टर्म्स विच आर ऑफन यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर, बट कई बार इससे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. हाउएवर दे शुड बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड. ठीक है, सो लेट्स एनालाइज देम. सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे कंपेयर करेंगे. एज अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हु इज गोइंग टू गिव बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर, आई ऑलवेज टेल यू दैट यू हैव टू मेंशन बेसिस, देन राइट द मेन हेडिंग, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन. नीड टू अंडरस्टैंड कि अब बचपन वाला नहीं लिखना है अपन को कि अपन ने लिखना शुरू कर दिया. अगर नहीं आता है तो लिखना ही पड़ेगा. लेकिन अगर मैं ये आपसे बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, तो करेक्ट तरीके से करो. कि जब भी डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं हमेशा पहले बेसिस लिखो कि कौन से पैरामीटर्स पे यू आर गोइंग टू कंपेयर द टू, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद इट. लाइक बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग. कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस between amount of exports and imports of visible items, whereas balance of payment refers to, it is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between residents of a country and the rest of the world in a given period of a time.
क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन। किसके बेसिस पे कंपेयर किया है? मीनिंग के बेसिस पे कंपेयर किया है। नेक्स्ट आते हैं इसको कंपोनेंट्स। अगर मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की कंपोनेंट्स की बात करूं सिर्फ विजिबल आइटम्स आएंगे, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी चीजें आती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कंपेयर कर लिया है कैपिटल ट्रांजेक्शन्स में। इसमें कोई भी कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं होते बिकॉज सिर्फ विजिबल आइटम्स ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल ट्रांसफर आ ही रहा है तो कैपिटल आएगा ही आएगा। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? ओके। नेक्स्ट आता है मेरे पास स्कोप। मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो अगर पार्ट है मतलब उससे तो छोटा ही होगा, मतलब इसका नैरो स्कोप है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का वाइडर स्कोप है। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेटलमेंट। सेटलमेंट आप ये बोल सकते हो डेफिसिट, इधर सेटलमेंट की जगह आपको वर्ड समझ नहीं आ रहा, आप इसका डेफिसिट सरप्लस भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उससे भी आपका एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। याद रखना है कि हम लोग को ये बेसिस भी याद करके जाने हैं। क्या होता है ना, आप लोग इतना ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हो, फिर अपने मन से कुछ भी लिख के आते हो, देन यू एक्सपेक्ट कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे दे। भाई आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ लिया, अच्छी बात है, मुझे पता है कि आपको ये सारी बातें भी पता है, लेकिन अगर उसको अपन गो थ्रू नहीं करेंगे तो अपन को दिमाग में आएगा कैसे कि अपन को लिखना है। एंड दैट इज वाई वी से कि सैम्पल पेपर वगैरह मार्किंग स्कीम को देखा करो, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ये तो ले लिया था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसलिए पेपर लिखने का जो एक प्रेजेंटेशन होता है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मिस नहीं करना है किसी को, वो भी सीखते हुए चलना है। चलो डन। अब मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में चारों चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। कौन कौन सी चीजें? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, तीनों को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये एक हो गया। अब एक और चीज जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी है मैं वो बताती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट बनते हैं। एक बनता है अपना करंट अकाउंट और एक अपना बनता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पहले मैं समझाती हूँ फिर ट्रिक बताऊंगी कैसे याद रखना है। करंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वो चीजें आती हैं जो किसी भी कंट्री के असेट एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती, वो रिकरिंग नेचर होती हैं। ये आपको कुछ रिकरिंग नेचर से याद आ रहा है? बजट में क्या पढ़ा था? रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था, वो वाला पोर्शन है ये। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है मेरे पास? ये जब मैं इन तीनों की बात कर रही हूँ ना, विजिबल आइटम्स, अरे भाई क्लिक हो जाइए, हाँ हो गए। अगर मैं बात कर रही हूँ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के, ये हम रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में। ठीक है, एंड जब कैपिटल ट्रांसफर्स को अकेला मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो हमें ये समझना है कि करंट अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो किसी भी कंट्री के असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती हैं, वो रिकरिंग इन नेचर है। वहीं पर जो कैपिटल अकाउंट होता है वो उस तरीके की बात है जो किसी कंट्री के असेट एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो जब रेवेन्यू बजट वाली चीजें आती हैं वो करंट अकाउंट में है एंड कैपिटल वाली हमारे कैपिटल अकाउंट में आएंगी। ये चीज़ क्लियर हो गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आपको पूरा का पूरा समझाते हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है हमारा। ओके चलो, सो यहाँ पे जितने भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। दो कैटेगरी है हमारे पास, एक करंट अकाउंट की, एक कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले करंट अकाउंट के बारे में जानते हैं। सो करंट अकाउंट रिफर्स टू एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट व्हिच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो लिखा है, क्या मैंने वो मार्क नहीं करा है आपको? क्या लिखा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका होता है? विजिबल आइटम्स का। लैंग्वेज देखो, चीजें घुमा के लिखी हैं। ठीक है, एंड सर्विसेज, सर्विसेज किससे रिलेटेड है? सर्विसेज मेरे पास आता है इनविजिबल आइटम्स। अब यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन वे ट्रांजैक्शंस, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं जिसको, एट अ पर्टिकुलर मतलब ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम को जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो वो करंट अकाउंट हो जाता है। सो करंट अकाउंट कंटेन्स द रिसीट्स एंड द पेमेंट रिलेटेड टू ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। Current account includes those transactions, very important, which do not impact assets and liabilities, position of a country in relation to the rest of the world, and current account transactions do not give rise to the future claims. जो मैंने आपको समझाया
क्लियर? अब उसको लिखना कैसे, ऐसा लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स आपको ये वाला लिखना है, ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट आपको ये वाला लिखना है। इधर तक भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर क्लेम्स वाला भी जरूरत नहीं है। ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। स्टूडेंट्स आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं आप सभी, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, है ना, इसलिए आगे बढ़े। चलो, सो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला मेरे पास क्या है करंट अकाउंट में, दैट इज योर विजिबल आइटम्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शंस, कितने सारे नाम हैं, ठीक है। सो मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन ट्रेड इज द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। नाउ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट मुझे पता है, इंपोर्ट के लिए अगर मैं पेमेंट करूंगी, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, वहीं पे अगर इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगी तो, है ना। मैंने आपको ये लिखवाया भी है अभी जब मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बता रही थी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एज वेल। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास, अब जो ट्रेड बैलेंस है, जो मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बता रही थी कि वो बैलेंस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, वही है ट्रेड डेफिसिट। का मतलब क्या होता है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स, कि आपके इंपोर्ट्स जब ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो वो सिचुएशन क्या है, ट्रेड डेफिसिट की है। अब मैं इसमें जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पेमेंट्स की बात कर रही हूँ कि आपने इंपोर्ट किया तो आपके, मैं ये नहीं कह रही कि आपने अगर 100 इंपोर्ट किया है कोई सामान और आपने एक्सपोर्ट करे हैं सिर्फ 20 कोई चीज़ को एक्सपोर्ट किया है। समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बोला मैंने 100 यूनिट्स को इंपोर्ट किया है एंड यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैंने सिर्फ 20 यूनिट को इंपोर्ट किया है, तो आप इसको ट्रेड डेफिसिट नहीं बोल सकते, ये ट्रेड डेफिसिट नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने 100 यूनिट्स इंपोर्ट करे लेकिन 10 रुपए के करे सपोज, है ना, तो कितना हो गया 1000। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैंने सिर्फ 20 यूनिट एक तरीके से एक्सपोर्ट करे लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास 200, तो ये कितने हो गया मेरे पास 4000। तो इस तरीके से अगर हम यूनिट के बेसिस पर देखते हैं तो आपको लगता है कि हम तो डेफिसिट में चल रहे हैं, मैंने ज्यादा इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट तो सिर्फ मैंने 20 किए। याद रखना मैं पेमेंट्स की बात कर रही हूँ कि हमारा पैसा इधर से उधर कितना गया है, मैं सामान नहीं गिन रही हूँ यहाँ पे। आई एम काउंटिंग द अमाउंट, द पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये, ठीक है। तो आपको समझना है कि यहाँ पे जब भी मैं बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ट्रेड डेफिसिट क्या हो जाएगा, जब मेरा इंपोर्ट्स ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब याद रखना इसमें भी मैं पेमेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली ट्रेड सरप्लस की अगर मैं बात करूंगी, ये सिचुएशन हमें बता रही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स, ठीक है। अगेन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आती हैं और आपको तंग करती हैं। इसलिए ना जो टीचर जो भी आपको समझा रहा है, वेदर हेयर आई एम टीचिंग और इन द स्कूल, जो टीचर्स आपको बार बार बोलते हैं ना स्टेटमेंट्स, उसको गो थ्रू किया करो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, चलो। सेकेंड है मेरे पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दैट इज इनविजिबल आइटम्स. So it includes a large variety of services sold and purchased by the resident of the country and the rest of the world. Payments are either received or made to the other country for the use of these services. किसी का बैंकिंग सर्विस होता है, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, वेयर हाउसिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, है ना. सो पेमेंट्स फॉर दीज सर्विसेज आर रिकॉर्ड ऑन द नेगेटिव साइड. अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ यहाँ पे, ये नेगेटिव साइड में रिकॉर्ड होगा एंड वहीं पे मुझे कुछ रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट्स हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव साइड पर रिकॉर्ड होता है. क्लियर? क्योंकि हम यहाँ पे सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो सर्विसेज का तो सिर्फ पेमेंट ही होएगा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज फैक्टर सर्विसेज. तो आपको पता है फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा था नेशनल इनकम में. सो द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द फैक्टर इनकम्स इंक्लूड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन्वेस्टमेंट इनकम एंड द इन्वेस्टमेंट इनकम कंसिस्ट ऑफ द इनकम इन अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट. Factor income receipts from abroad are recorded on the positive side of the balance of payment, while the payments abroad are recorded on the negative side.
तो फैक्टर इनकम क्या होता है अपने पास? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम्स? ओके, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में आपको क्या मिलता है भाई? रेंट। लेबर के बदले में मिलेगा वेजेस, ठीक है। कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ये एक तरीके से फैक्टर सर्विसेज हैं और ये फैक्टर इनकम होती हैं, पता है ना आप सभी को, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फैक्टर इनकम की अगर रिसीट्स हो रही है, मुझे बाहर से फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है, तो पॉजिटिव साइड में आएगा, वहीं पर अगर हम पेमेंट्स करेंगे तो नेगेटिव साइड में आएगा। नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज अदर देन द फैक्टर सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग, शिपिंग, ये सारी चीजें हो जाती है तो वो नॉन फैक्टर सर्विसेज में आ जाता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। यूनिलैटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इंडिया ने किया है किसी और को, ठीक है, इफ इंडिया हैज डन द पेमेंट तो वो आउटफ्लो हो जाएगा नेगेटिव साइड। अगर बाहर से हमारे पास पैसा आया तो इनफ्लो हो जाएगा पॉजिटिव साइड। सो वन वे ट्रांजैक्शंस या यूनिलैटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड गिफ्ट्स, ग्रांट, पर्सनल रेमिटेंस, अदर वन वे ट्रांजैक्शंस एंड दीज रिफर टू दोज रिसीट्स एंड पेमेंट्स व्हिच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। Receipts of unilateral transfer from the rest of the world is shown on the credit side and unilateral transfers to the rest of the world on the debit side. So you need to remember कि अगर मैं कुछ रिसीव कर रही हूँ unilateral transfers के, तो वो हमेशा क्या होंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर मैं रिसीव कर रही हूँ तो वो इनफ्लो हो जाएगा, एंड अगर आउटफ्लो है, अगर मैं किसी और को पेमेंट कर रही हूँ तो वो डेबिट साइड में जाएगा। आपको इतना समझना है, वॉट एवर कम्स इन, जो भी फॉरेन कैश फ्लो नहीं, फॉरेन इनफ्लो मेरे पास आ रहा है फॉरेन करेंसी का, वो हमेशा मेरा क्रेडिट साइड पर जाएगा, एंड जो भी पैसा हम दे रहे हैं बाहर जा रहा है हमारे यहाँ से, दैट इज योर डेबिट साइड। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ इनविजिबल्स की जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आते हैं, फैक्टर सर्विसेज भी आते हैं, एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं। उसमें बस एक डिफरेंट नेम उसको दे दिया, लेट्स ऑल सेम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब क्या होता है कि अब जैसे कि डेफिसिट भी होता है, हम ये देखना चाहते हैं ना क्रेडिट और डेबिट का कितना हमारा मेल खा रहा है। सो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच अफेक्ट द इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री। सो इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर। करंट अकाउंट जो होता है ना हमारे पास, वो क्या रिकॉर्ड करता है? वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो किसको अफेक्ट करता है? इनकम को, आउटपुट को एंड एम्प्लॉयमेंट को। वहीं पे जो मेरा कैपिटल अकाउंट होता है ना स्टूडेंट्स, वो रिकॉर्ड करता है ऐसे स्टेटमेंट्स को जो बेसिकली किसी भी कंट्री के असेट्स एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई चीज असर करे तो करंट अकाउंट की चीजें हैं, एंड कैपिटल अकाउंट में असेट एंड लायबिलिटीज आते हैं। तो जो हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में मैं सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड कर रही थी, एंड करंट अकाउंट में मैंने किसको रिकॉर्ड किया? विजिबल आइटम्स के साथ साथ इनविजिबल आइटम्स को भी मैंने रिकॉर्ड किया। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि मैम इसमें ये इनविजिबल आइटम्स का कहाँ आ गया। ये वाला टॉपिक अपना यहाँ पढ़ा अपन ने कि इनविजिबल आइटम्स में यूजली अपन नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, लेकिन अपन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को भी एक तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज वाई अपना यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के साथ क्या लिखा है? इनविजिबल आइटम्स के। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स। करंट अकाउंट में विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स दोनों रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है तो आप इनविजिबल आइटम्स प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत एक छोटा पार्ट है, वहीं पे अगर करंट अकाउंट की बात करेंगे, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो वाइडर कॉन्सेप्ट है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो। क्लियर? अब समझ आया? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, डन।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट। अब देखो बैलेंस आपको सब जगह देखना पड़ेगा, ट्रेड में भी, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों, ठीक है। सो इन द करंट अकाउंट रिसीट फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल रिसिप्ट्स आर एंटर्ड एज क्रेडिट और पॉजिटिव आइटम्स। वहीं पे अगर हम पेमेंट करते हैं तो नेगेटिव साइड पर रिकॉर्ड होता है। अब मेरे पास आता है CAS, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट सरप्लस। अराइज व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स। जब भी अगर क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स तो क्या हो जाएगा, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका इनफ्लो ऑफ फॉरेन रिसीट्स आर मोर देन योर पेमेंट्स। तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है, पॉजिटिव साइड है, ये हमारे लिए सरप्लस है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट की, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपके डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स, आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो ये हमारा नेगेटिव साइड है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्लियर। करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है मतलब आप ज़्यादा एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप दुनिया को सारी चीज़ें प्रोवाइड करो, ना कि आप बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हो ज़्यादा। सो यू आर बेसिकली लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट का, वहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यू आर बोरोअर फ्रॉम द वर्ल्ड, आप बाहर से बोरो कर रहे हो पैसा, बिकॉज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में है, यू आर इंपोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्ट। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट हमने देख लिए थे, उसका हम देखते हैं कि क्या हमें असर देखने को मिलता है। क्रेडिट आइटम्स देखेंगे, डेबिट आइटम्स देखेंगे, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि नेट हमारे पास कितना आ रहा है। तो अगर विजिबल ट्रेड की मैं बात करूं, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इनफ्लो होगा, तो वो क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। वहीं पर अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ गुड्स को तो डेबिट साइड जाएगा, बिकॉज आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। मैं लिख देती हूँ अगेन आपके लिए कि जो क्रेडिट है मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, ठीक है, एंड डेबिट साइड क्या होता है, आउटफ्लो। क्लियर। सो इनविजिबल ट्रेड की अगर मैं बात करती हूँ वो क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ सर्विसेज को तो क्रेडिट साइड में जाएगा, इंपोर्ट करूंगी तो डेबिट साइड में आएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का भी सेम है, अगर मुझे बाहर से रिसीव हो रहे हैं तो वो मेरे लिए इनफ्लो हो जाएगा, अगर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ कहीं पैसा तो डेबिट साइड में आएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इंडिकेट करेगा क्या वो बैलेंस्ड है, क्या वो सरप्लस है, क्या वो डेफिसिट है। अगर मेरे नेट एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, पॉजिटिव साइड पे जाएगा, यानी क्रेडिट माइनस अपन को डेबिट करना है। अगर मेरा इनविजिबल ट्रेड का क्रेडिट आइटम ज़्यादा है तो वो मेरे लिए फेवरेबल है। वेन एवर द क्रेडिट आइटम्स आर मोर इट इज़ फेवरेबल फॉर मी, डेबिट आइटम्स आर मोर इट इज़ नॉन फेवरेबल फॉर मी। क्लियर, या अनफेवरेबल फॉर मी। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ना नेक्स्ट अब मेरे पास आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कौन सी चीज रिकॉर्ड करते हैं। इन कैपिटल अकाउंट वी रिकॉर्ड, yes, we record your capital transfers. So let's see, capital account of balance of payment records all those transactions between the resident of a country and the rest of the world which cause a change in the asset or the liability of a country. It is related to the claims and liabilities of financial nature. Capital account is used to financial deficit in current account, finance the deficit in the current account और absorb surplus of current account. अब देखो कैपिटल अकाउंट में ना दो चीज़ें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखनी है। अगर करंट अकाउंट जो अभी आपने देखा ना यहाँ पे कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा नहीं आया, अगर करंट अकाउंट में सपोज डेफिसिट आ गया तो उसको फाइनेंस भी कौन करेगा, कैपिटल अकाउंट करेगा। अब आप देखो जैसे कि करंट अकाउंट में आपकी ऐसा दिखा रहा है कि आप पेमेंट ज़्यादा कर रहे हो, आप डेफिसिट में जा रहे हो, मतलब करंट अकाउंट आपका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा कहाँ से मिलेगा, या तो आप खुद से पैसा डिसइन्वेस्टमेंट करके लाओगे या बाहर से बोरो करोगे। अगर आप बाहर से बोरो करोगे तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी। एंड हमने पढ़ा है कैपिटल अकाउंट में कि जो भी चीज़ हमारे एसेट एंड लाइबिलिटी चीज़ों को कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, उसको असर कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में आता है। मतलब अगर कभी भी करंट अकाउंट में दिक्कत आएगी तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले मदद करने पहुंचेगा, ये हमें समझना है। वहीं पे अगर करंट अकाउंट के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो पैसा भी आप जमा करा दोगे कैपिटल अकाउंट के पास। तो आपको ये समझना है कि करंट अकाउंट एक तरीके से एम्प्लॉय है एंड उसका बॉस है कैपिटल अकाउंट। अगर एम्प्लॉय फंसेगा तो कैपिटल अकाउंट को जाना पड़ेगा, एंड अगर करंट अकाउंट के पास कुछ अच्छा आएगा तो वो भी उसको बॉस को देना पड़ेगा। क्लियर।
So capital account is concerned with the financial transfers, so it does not have a direct effect on income, output and employment of a country. तो directly effect नहीं पड़ता because capital account किससे काम करवा रहा है? अपने employee से. Current account के through सारी चीजों को handle कर रहा है. Capital account का असर आपको किस पे देखने को मिलेगा? Asset and liability of the world के. Clear? लिखा है यहाँ पे. चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. तो क्या समझे हम कि करंट अकाउंट को जब भी जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा सबसे पहले? कैपिटल अकाउंट आने वाला है. वहीं पे करंट अकाउंट कुछ अच्छा करेगा तो कौन आएगा सबसे पहले? कैपिटल अकाउंट ही आएगा. तो बुरे और अच्छे दोनों में साथ कैपिटल अकाउंट ही देना है. चलो कंपोनेंट्स देखते हैं. सबसे पहले आता है मेरे पास बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू द एंड फ्रॉम द वर्ल्ड. अब देखो या अब्रॉड हम लिखा है. बोरोइंग्स का मतलब होता है बाहर से पैसा लेना. अगर आप बाहर से पैसा करोगे तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अब देखो अभी तक जो हम क्रेडिट डेबिट बहुत अच्छे से समझ रहे थे ना, अब यहाँ पे खिचड़ी पकना थोड़ा शुरू होती है. तो सबसे पहले देखो, all transactions related to the borrowings from the abroad by the private sector government या receipts of such loans and repayment of loans by foreigners are recorded on the positive side या credit side. कि अगर भैया मैं related to borrowings from the world, अगर मैं बाहर से कुछ बोरो कर रही हूँ, प्राइवेट सेक्टर बोरो कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर बोरो कर रही है, या मेरे को कोई रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, मैंने चाइना को हम क्या ही लोन देंगे, किसी और कंट्री को कोई लोन दिया एंड उस कंट्री ने वापस वो लोन का प्री पेमेंट कर दिया, तो वो भी क्या जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा. अब जब मैं बात करती हूँ नेगेटिव साइड पे, ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड, अगर मैं बाहर पैसा भेज रही हूँ, ठीक है, लाइक प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर बाहर कोई पैसा भेज रहे हैं, एंड द रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू अब्रॉड, अगर मैंने किसी कंट्री से यूएसए से लोन लिया, अगर मैं उसको वापस कर रही हूँ तो पैसा तो बाहर जा रहा है ना, तो भी वो नेगेटिव साइड में आएगा. तो कॉन्सेप्ट वही है कि अगर मैं कोई बाहर से पैसा आ रहा है तो क्रेडिट है, हमारे यहाँ से पैसा जाएगा तो वो डेबिट ही रहेगा. तो नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है. क्लियर? तो बजट वाले उससे मत सोचने लगना, ये अलग है चीज़, ये अकाउंटिंग टर्म्स में है. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स फास्ट. चलो बढ़िया. नेक्स्ट आता है मेरे पास, तो एक क्या हो गया मेरे पास? बोरोइंग्स एंड लेंडिंग हो गया. नेक्स्ट मेरे पास आता है इन्वेस्टमेंट्स. अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, बाहर वाले भी तो इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, करते हैं, बल्कि टूरिज्म वगैरह आपको पता है इंडिया में बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो हमने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, बाहर वाले लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है. सो इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, रियल एस्टेट्स इन इंडिया सच एज इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड आर नोन एज इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड. अगर बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर की कोई कंपनी, बाहर का कोई एजेंट्स एनीवन, गवर्नमेंट भी, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि रियल एस्टेट्स यानी कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं या शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो क्या होगा? इनफ्लो हो जाएगा. सो अगर हम बात कर रहे हैं या तो रियल एस्टेट्स हो गया, ठीक है, या तो आपके हो गए शेयर्स, अगर खरीद रहे हैं तो वो इनफ्लो लेकर आएगा, तो ये पॉजिटिव साइड में आ जाएगा. वहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, सच इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड यानी डेबिट साइड. अगर मैं कहीं और की प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ या मैं किसी और कंट्री के शेयर्स को खरीद रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें ना, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स है स्टूडेंट्स. एक अभी मैंने आपको क्या बताया? रियल एस्टेट्स का, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया शेयर्स का. अब यहां पे देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इसको हम बोलते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द परचेज ऑफ एन असेट सच एज इट गिव्स अ डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द असेट. जैसे कि मैं वहां पे कोई लैंड परचेज कर रही हूँ, कोई बिल्डिंग परचेज कर रही हूँ, यानी मैं रियल एस्टेट्स को परचेज कर रही हूँ, तो डायरेक्टली कंट्रोल इस पे हो जाएगा. अगर ये पेन मैंने खरीद लिया तो इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास है, मैं हो गई इसकी ओनर भाई. लेकिन शेयर्स तो आपको पता ना ट्रांसफर हो सकते हैं. तो याद रखना है आपको कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब रियल एस्टेट्स है, ऐसा याद कर लो. नेक्स्ट है मेरे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FII, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, FII. मतलब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे परचेज ऑफ शेयर्स की. तो अगर हम किसी के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अमेरिका के कोई शेयर्स परचेज कर रही हूँ, ऑफकोर्स इसका ही पूरा एक सिस्टम होता है, डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू हम लोग सारी चीजें करते हैं. लेकिन इफ एज एन इंडियन मैं किसी और की कंट्री के शेयर्स खरीद रही हूँ, उधर के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, किसी और फॉरेन कंपनी के कर रही हूँ,
तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, राइट. सो इट रिफर्स टू द परचेज ऑफ एन असेट सच दैट इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द असेट टू द परचेजर. फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ शेयर्स. तो अगर मेरा डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, एंड इस पे नो डायरेक्ट कंट्रोल. क्लियर. तो जब मैं रियल एस्टेट्स की बात करूं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. अगर मैं बात कर रही हूँ शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स. क्लियर. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. कोई डाउट आए तो मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना हमने. फाइन, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं. Now, next है मेरे पास change in foreign exchange reserves. So the foreign exchange reserves are the financial assets of the government held in the central bank. आप सभी को पता है कि RBI का एक फंक्शन है, सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी. तो उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक. बाकी जब मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ा रही थी, हमने वहाँ पे देखा है कि मैनेज एक्सचेंज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट भी अपना एक रोल प्ले करती है एंड मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी रहते हैं. उसमें हमने देखा था ना कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को. कैसे इन्फ्लुएंस करती है, इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेके. क्लियर. सो चेंज इन द रिजर्व्स serve as the financing item in the India's balance of payment. So any withdrawal from the reserves in recorded on the positive side. अगर मैं कोई भी withdraw कर रही हूँ, अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं. अगर मैं withdraw कर रही हूँ पैसा, अब ये याद रखना कि विड्रॉ यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ना फॉरेन, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि इंडियन रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की. ये याद रखना. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिजर्व्स मैंने अपने पास बचा के रखे हैं, जब हम उसका विड्रॉल कर रहे हैं या हम उसमें एडिशन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं. तो जब भी मैं विड्रॉल करूंगी तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, याद रखना है हमें. ठीक है. एंड एनी एडिशन वो क्या जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा. ये है चेंजिंग पॉइंट. बिकॉज अभी तक आपने इसको रट लिया है कि क्रेडिट मतलब हमारा इनफ्लो हो रहा है, डेबिट मतलब आउटफ्लो हो रहा है. यहाँ पे चेंज होता सिचुएशन कि अगर मैं विड्रॉ कर रही हूँ फॉरेन करेंसी को तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर मैं एडिशन कर रही हूँ तो वो डेबिट साइड में जाएगा. ठीक है. इट मस्ट बी नोटेड दैट द चेंज इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, नॉट रिजर्व्स. Right? It must be noted that export import of capital goods like plant, machinery, equipments are included in the current account. So अगर capital goods अलग होता है, capital goods कौन से होते हैं, ऐसे goods जो दूसरे goods को बनाने के लिए हेल्प करते हैं, like plant and machinery. तो हमने तो इसको ऑलरेडी import export में कवर कर लिया जब मैं आपको visible items पढ़ा रही थी बैलेंस ऑफ ट्रेड में, इसलिए हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या आते हैं, बोरोइंग्स, लेंडिंग आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे. क्लियर. एक बार मैं आपको कैपिटल अकाउंट का पूरा समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, मेरे साथ अच्छे से इसको हम देख लेंगे. ठीक है. कैपिटल अकाउंट में अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं जल्दी से देखते हैं. सबसे पहले हमने इसमें देखा था बोरोइंग्स को प्लस लेंडिंग ऑफ मनी. सेकेंड हमने देखा इन्वेस्टमेंट्स, एंड इन्वेस्टमेंट्स में भी हमने आपको पढ़ाया है FDI एंड FII के बारे में. एंड थर्ड मेरे पास आ जाएगा चेंज इन फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व्स. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स होता है तो वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड पे. अगर आउटफ्लो होता है तो कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे. तो ये इन दो कैटेगरी के लिए सही है. लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ चेंज इन रिजर्व्स की, तो आपको याद रखना है कि इफ आई एम विड्रॉइंग द विड्रॉल फॉरेक्स रिजर्व्स कह रही हूं, ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड. एनी एडिशन डेबिट साइड. क्लियर.
ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि कोई भी एडिशन होगा तो अपना डेबिट साइड पे जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि इफ देयर इज एनी एडिशन टू दीज रिजर्व्स इट विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझे इस चीज को? क्लियर हो गई तीनों चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नाउ बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट देखेंगे। द ट्रांजैक्शंस व्हिच लीड टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइक रिसीट ऑफ लोन फ्रॉम अब्रॉड, सेल ऑफ असेट्स एंड शेयर्स इन फॉरेन करेंसीज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली अगर हम लोग पेमेंट्स वगैरह करेंगे तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। Surplus in capital account arise when the credit items are more than the debit items and deficit arise when the debit items are more than the credit items। ये अभी तक सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Now, in addition to the current account and capital account, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं। एक हमने पूरी राम कहानी पढ़ ली है करंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक और भाई साहब हैं जिनके बारे में अपन ने अभी तक बात नहीं करी, दैट इज एरर्स एंड योर ओमिशंस। देखो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं ना कि कई बार रिकॉर्ड नहीं हो पाते या गलती से कुछ हो गया, नहीं हो पाए रिकॉर्ड, है ना, तो वो कहाँ चले जाते हैं? एरर्स एंड ओमिशंस में। सो इन एडिशन टू द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज वन मोर एलिमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। कई बार ना इसको घुमाने के लिए असर्शन रीजन में क्या देंगे, दैट देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। बोथ इज द स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग? तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास एक और चीज है, दैट इज एरर्स एंड ओमिशन। सो इट इज द बैलेंसिंग आइटम विच रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली। कई बार गलती वगैरह हो जाती है तो कई बार टैली नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में वी हैव एरर्स एंड ओमिशंस। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, आया भी है एक बार। सो लेट्स नॉट इग्नोर इट एंड स्टडी इट नाइसली। ओके, तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कैपिटल अकाउंट की क्या स्थिति है, क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, ठीक है। और इसके लिए अपन क्या याद करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सेम चीज है, उसी को अपन देख रहे हैं। सबसे पहले बोरोइंग्स एंड लेंडिंग एंड टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं बोरो कर रही हूँ फ्रॉम अब्रॉड तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, एंड क्रेडिट हमेशा क्या होता है, इनफ्लो होता है भैया, ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट मेरे पास बाहर से आया है, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये भी क्रेडिट आइटम है। वहीं पे मैंने आपको क्या बताया है, चेंज इन फॉरेन रिजर्व्स। अगर मैं विड्रॉ कर रही हूँ तो मतलब मेरे फॉरेन करेंसी डिक्रीज होगी, तो किधर जाएगी, क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ पे देखा है कि डिक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विल लीड टू द क्रेडिट आइटम। ये वाली चीज को खासकर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसी में अपना कंफ्यूजन आता है। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ डेबिट आइटम्स की, अगर मैं बाहर भेज रही हूँ पैसा, मैं किसी और को लोन दे रही हूँ, लेंडिंग टू अब्रॉड, या इन्वेस्टमेंट्स बाहर कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डेबिट आइटम्स। लास्ट जो चीज मेरे पास आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वाली, अगर मैं एडिशन करती हूँ तो वो डेबिट साइड में आता है। इसलिए इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, अगर रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, करेंसी नहीं, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की, रिजर्व्स लिखना जरूरी है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट आइटम्स। अब मुझे दोनों के बीच में नेट वैल्यू निकालनी है ना, क्रेडिट को डेबिट से माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें समझ आ जाएगा कि हमारा सरप्लस में जा रहा है कि डेफिसिट में जा रहा है। जब भी मेरे क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स, वो एक फेवरेबल सिचुएशन है। वहीं पर अगर डेबिट ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट से तो वो मेरे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। क्लियर? ये दो पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, इसमें कंफ्यूजन मत करना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का प्लीज याद रखना, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। Now, balance on current account versus balance of capital account. So balance on current account and capital account को basically हमारा एक पूरा इक्वेशन है जहाँ पे हम बोलते हैं कि current account plus capital account is equals to 0. Now, if an economy is facing the situation of current account deficit, मैंने क्या बोला, करंट अकाउंट को दिक्कत होगी, सबसे पहले कौन आएगा, कैपिटल अकाउंट ही हेल्प करने आएगा।
So if a economy is facing the situation of current account deficit and the same must be financed through surplus in capital account deficit may be set off through the net capital inflows like selling asset or borrowing from abroad. तो जब भी करंट अकाउंट में दिक्कत आएगी सबसे पहले हेल्प करने कौन आएगा? कैपिटल अकाउंट। या तो वो अपने असेट्स को बेच देगा या तो लाइबिलिटी बढ़ा देगा किसी और से लोन लेके, लेकिन आपकी हेल्प जरूर कर देगा। वहीं पे अगर इकोनॉमी में सिचुएशन ऐसी है कि करंट अकाउंट का सरप्लस है तो उस केस में क्या होगा? द सेम मस्ट बी मैच्ड बाय द डेफिसिट ऑन द कैपिटल अकाउंट, कि भाई अब कैपिटल अकाउंट दिक्कत में है तो करंट अकाउंट उसकी मदद करेगा, या अगर सरप्लस भी है तो कैपिटल अकाउंट उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट सरप्लस मे बी सेट ऑफ थ्रू द नेट कैपिटल आउटफ्लोस लाइक परचेज ऑफ असेट्स और रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी। नाउ अब जल्दी से दोनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इन्फ्लुएंस की अगर बात करेंगे ऑन द इकोनॉमी। करंट अकाउंट क्या होता है, किस पे इन्फ्लुएंस करता है? इनकम, एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, एंड आउटपुट पे। तीन चीजों पे आपका असर दिखाता है। वहीं पे जो कैपिटल अकाउंट होता है एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर आपका असर दिखाएगा। कॉन्सेप्ट की बात करें एक फ्लो कॉन्सेप्ट है एंड कैपिटल अकाउंट मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। करंट अकाउंट में थ्रू आउट द ईयर रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है मैं चेंजेस की बात करूँ कि मेरा फॉरेन एक्सचेंज में क्या चेंज आ रहा है। करंट अकाउंट क्या होता है? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स प्लस योर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। वहीं पे कैपिटल अकाउंट है मेरे पास कैपिटल ट्रांसफर्स आते हैं जिसमें तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आएंगी? बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा जहां पे हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफआईआई के बारे में पढ़ा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। एंड नेक्स्ट मेरे पास आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये तीनों चीजें कहाँ पे आ जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। Now students we have last topic to cover and it is an important topic that is autonomous and accommodating items. Autonomous का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा। ऑटोनॉमस का यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना आइटम्स का, बेसिकली ये रियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना हुआ। अकोमोडेटिंग होता है जब हमें पता है कि डेफिसिट वाली सिचुएशन चल रही है, गड़बड़ हो रही है, तो हेल्प करने कौन आता है? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अभी नहीं आया ना समझ में, पढ़ते हैं पहले। ऑटोनॉमस आइटम्स रिफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी इकोनॉमी में जो भी चल रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो रहा है, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव है। तो ये कौन सी चीज़ है? ऑटोनॉमस आइटम्स है जो एक सोल मोटिव के साथ आपके पास चल रहे हैं। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स हमारे पास अकोमोडेटिंग आइटम्स की ना, ठीक है, लेट्स सी। Accommodating items refers to those transactions that are undertaken to cover the gap in the balance of payment. जैसे कि यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स डेलिबरेटली किए जा रहे हैं ताकि मैं सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँ, राइट? सो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट। उनको फर्क नहीं पड़ता कि बैलेंस ऑफ अकाउंट मेरा डेफिसिट में है, सरप्लस में, वो तो उनका रोज का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी वो ट्रांजेक्शन्स है वो नॉर्मल बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट देन सच अ ट्रांजेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज बीओपी। अगर मैं किसी कंट्री में भी इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं वहाँ के बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे, मैं अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। मतलब वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। क्लियर? So on the current account, merchandise export and import of goods are autonomous transaction, and capital account like receipt and repayments of loan by the private individuals are autonomous transaction. मतलब इसको सिंपल बनाने के लिए मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि autonomous transaction का मतलब है कि जो भी economic transactions के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है ना, वो सब और सब क्या था? हमारे autonomous transactions के बारे में बात कर रहे थे कि जो हो रहा था हम उसको रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अपनी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को संभालना हमारी जिम्मेदारी है, हमने देखा था कि मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 लेके आए। सिमिलरली अगर मुझे लग रहा है कि इसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, तो एज अ कंट्री अगर मेरे को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना है, उसको संभालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको बैलेंस करने के लिए, उसके गैप को भरने के लिए मुझे अकोमोडेटिंग आइटम्स लाने पड़ेंगे या ट्रांजेक्शन्स करने पड़ेंगे, ठीक है। सो सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है कि अगर मेरा ऑटोनॉमस रिसीट आर मोर देन ऑटोनॉमस पेमेंट्स, यानी जो डेली बेसिस पे जो मेरे रिसीट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द पेमेंट्स, तो मेरे लिए सरप्लस सिचुएशन हो जाएगा। एंड वहीं पे ऑटोनॉमस रिसीट्स आर लेस देन द पेमेंट्स, तो वो मेरा डेफिसिट सिचुएशन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
डन, क्लियर। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, दैट इज योर ऑटोनॉमस आइटम्स। सॉरी अकोमोडेटिंग आइटम्स। सो अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं? वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हम लोग अंडरटेक करते हैं टू कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, राइट। Such transactions are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction, and these items are known as below the line items. याद रखना इसको. So accommodating transactions are the compensating capital transactions which are meant to correct the disequilibrium in the accounting items of the balance of payment. Clear? Take a screenshot of it. अब देखो, मैंने अभी आपको समझाया है ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस हमारा अबव द लाइन स्टेटमेंट्स है, ये याद रखना है. एंड ये मेरा बिलो द लाइन आइटम्स होते हैं. जैसे कि मुझे पता है कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट चल रहा है, मुझे उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना. तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए मैं कुछ डेलिब्रेट ट्रांजैक्शंस करूंगी. इससे पहले मैं ट्रांजैक्शंस क्यों कर रही थी कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, जो चलना है चलने दो. अब मुझे क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज मेरे यहाँ क्राइसिस चल रहे हैं. तो उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, चाहे वो बोरोइंग हो सकता है या हो सकता है मैं अपने असेट्स को बेच दूं, तो इन सारी चीज़ों को जब मैं डेलिब्रेटली कर रही हूँ कि मैं सिचुएशन को संभाल पाऊँ, तो वो मेरे अकोमोडेटिंग आइटम्स हो जाएंगे. क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. मैंने क्या बोला? जब भी करंट अकाउंट की दिक्कत होगी, कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है. तो हम उसको कौन सेटल करेगा? कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड. एंड द सोर्सेज यूज्ड टू मीट अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आर. अगर मेरे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस चल रहे हैं, तो मेरे यहाँ तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, मैं उससे काम चलाऊंगी. अगर वो भी सफिशिएंट नहीं हो रहे, तो हो सकता है कि मुझे बोरो करना पड़े दूसरी कंट्री से, राइट. So what is the meaning of autonomous and accommodating? Autonomous items refers to those international economic transactions which take place due to some economic motive such as profit maximization, whereas accommodating items refers to transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in the autonomous transactions. यानी autonomous transactions ने जो गड़बड़ करी है उसको हैंडल करने के लिए we have accommodating transactions या items, right? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफेक्ट क्या रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे? ये इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो रहा है, ये अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मस्त मौला हैं, ठीक है. सो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. वेयरएज अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करें, आर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. ये जानबूझ के बैलेंस करने के लिए हम कर रहे हैं. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास करंट एंड कैपिटल अकाउंट. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों पे हो रहे हैं, बिकॉज उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट से फर्क नहीं पड़ता, तो जैसा चल रहा है चलने दो. वहीं पे जब मैं बात करें अकोमोडेटिंग आइटम्स, करंट अकाउंट नहीं कर सकता उसको, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही कर सकता है. सो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस ओनली ऑन द कैपिटल अकाउंट. क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है? हम इसको अबव द लाइन बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स. ये हमें पता होना चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं. All of you quickly take a screenshot of this one students. Okay, समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं अब इसमें? पक्का हम आगे बढ़ सकते हैं. Now, balance of payment is always balanced in accounting sense. As stated before, balance of payment is based on the principle of double entry system. Any deficit or surplus credited through autonomous transaction is corrected by the corresponding surplus or deficit in the account accommodating transactions by monetary authority. क्योंकि balance of payment का मतलब ही accounting statement है, double entry system है, debit should be equal to credit. तो जो भी surplus या deficit होता है उसको cover कर लिया जाता है through accommodating items through. ठीक है? A balance of payment is a summary statement that lists all the transactions that took place with a specific period between the rest of the country and the resident of a country. Balance of payment क्या indicate करता है कि आपकी country कितना save कर पा रही है अपना money अगर वो अभी imports को कम कर रही है. It also reveals whether the country produce adequate economic output to fund its expansion or not. ये indicate कर रहा है कि balance of payment हमें क्या बताता है. राइट, व्हाट डज बैलेंस ऑफ पेमेंट टेल अस? हमें बताता है कि हमारा इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है. हमें बताता है किसी कंट्री के असेट एंड लाइबिलिटीज कितनी है, वो कितना एक्सपैंड कर रहे हैं, उनका क्या इकोनॉमिक आउटलुक है. हर एक चीज़ को कौन एक्सप्लेन करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसलिए हर कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल बनाने में लगी रहती है. ठीक है? Usually, balance of payment is in equilibrium, which means that all the debit items are equal to the credit items. In equilibrium, the total of the current and capital account is termed as zero. तो ये आपको ध्यान रखना, ये हमारे पास एक सिचुएशन है, इक्वेशन की तरह देख लीजिए आप. ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, ग्रेट.
But sometimes there are cases when it is not. So this means that either the credit items are more or the debit items are more. तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन. इट कैन ईदर बी इन अ फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट, एंड जब भी करंट अकाउंट में दिक्कत होगी कैपिटल अकाउंट में आएगा, और इन अवर ट्रांजेक्शंस में दिक्कत होगी तो उसको अकोमोडेटिंग आइटम्स ठीक कर देंगे. ठीक है. So if the total of the current in the capital account is a positive number greater than 0, then it indicates a balance of surplus. हमने 0 को एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लिया जहाँ पे दोनों इक्वल हैं भाई. अगर 0 से ज़्यादा मेरे पास नंबर आए, मतलब एक सरप्लस वाली सिचुएशन पे हो कि अगर कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट इज ग्रेटर देन 0 तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, उससे कम है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है. क्लियर. इसको लर्न करना है सभी को, अच्छे से देख लीजिए इसको. ठीक है. नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट डिस्कस कर चुके हैं. सो इन रियलिटी इंटरनेशनल पेमेंट्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल्स हु स्पेंड मोर देन दे अर्न and finance the gap by borrowing money or selling asset. A country can sell assets or borrowing money from overseas to cover a gap in the current account, and therefore any current account shortfall must be covered by the capital account. ये हम पढ़ चुके हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या कहता है, ये फेवरेबल सिचुएशन है जहाँ पे आपके एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट एंड द कंट्री कैन क्रिएट मोर कैपिटल टू पे इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन. अ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली हेल्प इन द शॉर्ट टर्म ग्रोथ ऑफ द कंट्री. पेमेंट मेड बाय द कंट्री इज सर्टनली लेस देन द रिसीट. अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या इंडिकेट करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है. ठीक है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले तो कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं आपके इंपोर्ट से. वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास इनफ कैपिटल है कि आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को आप लोग फंड कर पाओ, आपके पास इनफ कैपिटल है कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल कर पाओ. ठीक है. नेक्स्ट है मेरे पास पेमेंट मेड बाय द कंट्री सर्टनली लेस देन द रिसीट बाय द कंट्री. मतलब आपने जो पेमेंट्स हैं एक तरीके से ज़्यादा करें अगर हमारे पास सरप्लस कम करे हैं, एंड मीन्स दैट अ कंट्रीज फॉरेन करेंसी इनफ्लो एक्सीड इट आउटफ्लो. एंड सिंपल टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि आपका क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स. ओके. क्लियर. आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल. अगर मैंने 500 लाख का एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया 250 लाख का, तो ट्रेड सरप्लस मेरे पास आ जाता है कि मैंने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है. बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या हो जाएगा, इसी का पूरा अपोजिट हो जाएगा. अनफेवरेबल सिचुएशन है कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, यानी आपकी कंट्री की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बोरो कर रहे हो, उसके चक्कर में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा. करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा तो कैपिटल को हमें वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा. देखो आपको ये समझना है कि अगर मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा तो कैपिटल अकाउंट को हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन अगर करंट अकाउंट मेरा अच्छा खासा चल रहा होता तो कैपिटल अकाउंट के पास जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको वो करंट अकाउंट को देने की जगह वो इंडिया के डेवलपमेंट में लगा सकते थे. लेकिन अगर जितना पैसा हमारे पास कम आ रहा है उसी को हम दूसरी जगह से सिर्फ शिफ्ट ही करते रह जाएंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट का क्या होगा, राइट. सो पेमेंट मेड बाय द कंट्री इज सर्टनली मोर देन द रिसीट. दिस मीन्स कि आपका डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से. क्लियर. टेक अ स्क्रीनशॉट. सेम हमें सरप्लस का लिखना है. ओके. ठीक है. जैसे कि एक्सपोर्ट इसमें 150 लाख का, इंपोर्ट किया मैंने 250 लाख का, मतलब मैंने ज़्यादा इंपोर्ट किया तो ये क्या हो गया डेफिसिट. 100 लाख का भैया घाटे में चल रहे हैं अपन. ठीक है. नाउ इन द केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इंडिया के बैंक क्या कर सकती है. सो द ऑफिशियल रिजर्व्स कैन बी यूज टू अमेंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट. एंड आपको पता है कि ऑफिशियल रिजर्व्स का जो राइट है वो आरबीआई के पास है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ कोर्स परमिशन लेनी पड़ेगी. बट द डिसीजन रिगार्डिंग दिस जो है वो आरबीआई के पास है, बिकॉज हमें पता है कि आरबीआई क्या है, कस्टोडियन है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एंड ऑल द फॉरेन ट्रांजेक्शंस आर मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड द ऑफिशियल रिजर्व्स मीन्स द ओवरऑल बैलेंस ऑफ ट्रेड और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट का पूरा हैंडल कौन करता है, आरबीआई करता है. तो आरबीआई के पास ही पावर है कि वो कैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज कर सकता है टू बैलेंस इट आउट. क्लियर. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स. समझ रहे हैं कि पावर किसके हाथ में है, पावर है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में. ओके. समझे इस चीज को. So the decrease in the official reserve account signifies the balance of payment deficit.
अगर मेरे ऑफिशियल रिजर्व्स कम होते चले जाएंगे तो मेरे लिए नेगेटिव सिचुएशन है। एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू मैनेज द करेंसी एंड मनी सप्लाई, बिकॉज वो एक सोल अथॉरिटी है हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाती है। द ऑफिशियल रिजर्व्स कैन ओनली बी यूज्ड टू सेटल द डेफिसिट व्हेन देयर आर पेग्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी जहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट के पास थोड़ा कंट्रोल रहता है। इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इट कैन नॉट बी कंसिडर, बिकॉज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, वहाँ पे पूरा की पूरी चीज़ें सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू होता है, या मैनेज के थ्रू आप कर सकते हो, या तो मैनेज में चलेगा या तो फिक्स्ड में चलेगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज में नहीं चल पाएगा। क्लियर? ये क्या है मेरे पास, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन सिस्टम्स थे। एवरी चैप्टर इज इंटरकनेक्टेड, इसलिए हमने पहले फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ा एंड फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ने के बाद हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में जाना है, तो सीक्वेंस इसीलिए ऐसे बनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। सो व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एंड अगर सरप्लस या डेफिसिट में है, याद रखना डिसइक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ डेफिसिट वाले केस में नहीं होते। हमने एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई पढ़ा है ना। इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होता है, जहाँ पे मार्केट सप्लाई इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये हमने पढ़ा है ना। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो डिसइक्विलिब्रियम है, तो ये मत सोचना कि सरप्लस होना तो अच्छा होता है तो डिसइक्विलिब्रियम में क्यों नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम कहता है कि दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिसिप्ट पेमेंट इक्वल होना चाहिए। थोड़ा भी अगर सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम में होगा। ये अपन को ध्यान रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर वो बैलेंस है तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इधर या तो वो सरप्लस पे है या वो डेफिसिट है, वो दोनों ही सिचुएशन एक तरीके से डिसइक्विलिब्रियम इंडिकेट करेंगे मुझे। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, कि क्यों मेरे पास या तो एक्सेस हो रहा है या बैलेंस ऑफ पेमेंट में बोल सकती हूँ सरप्लस है या डेफिसिट है। हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं। अगर मैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करूँ उसमें आता है मेरे पास इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं मेरे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। एंड सोशल फैक्टर्स हैं मेरे पास डीमोनेटाइजेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेना है का, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी से पढ़ते हैं एक एक करके, बहुत जल्दी हो जाएगा कवर, लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक है? जस्ट 10 मिनट्स मोर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मेरे पास आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन्फ्लेशन आप सभी को पता है, इट बेसिकली रिफर्स टू द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जनरली द कंट्रीज प्राइस एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट and the balance of payment position. Inflation means a persistent rise in the price of goods and services over a period of time, है ना, and it increases the cost of living. For example, in the 90s a movie ticket जो थी पहले कॉस्ट करती थी 20 रुपये, आज भाई 500 रुपये भी जाता है, 200 रुपये भी नहीं है, right? Thus it shows a continuous increase in the price. In the context of the balance of payment, it increases the price due to higher salaries, higher prices for raw materials, which makes export expensive and imports cheaper, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन बैलेंस ऑफ डेफिसिट। देखो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी ना तो मतलब मुझे सामान बनाना ही बड़ा महंगा पड़ेगा, तो ऐसे में मैं क्या ही एक्सपोर्ट करूँगी, इससे अच्छा मैं बाहर से सामान मंगा लूँ, है ना। घर पे अगर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ मुझे इतनी महंगी पड़ रही है, उतरे में मुझे बाहर से कोई सामान मिल जाए सेम, तो मैं बोलूँगी ना इससे अच्छा तो बाहर से मंगा लेंगे, कहाँ माता पच्ची करने में लगे पड़े हो। सिमिलरली कंट्री के लेवल पे भी होता है, अगर कंट्री जैसे कि इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है तो यहाँ पे सामान बनाना ही इतना मुश्किल पड़ जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं किसी बगल वाली कंट्री से सामान मंगा लूँगी तो मेरा ओवरऑल खर्चा कम बैठेगा, तो मेरे लिए वो फेवरेबल होगा। तो मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की नहीं सोचूंगी कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, मैं तो ये सोचूंगी मेरा काम पहले बन जाए, तो क्या होगा, इवेंचुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पर चला जाएगा, बिकॉज मैं ज़्यादा इंपोर्ट करने लगूंगी। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा ना तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाऊँ, एंड मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करूँ। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ ट्रेड साइकिल्स। सो देर आर 4 phases in the business trade cycle. पहले आता है बूम, फिर आता है रिसेशन, फिर आता है डिप्रेशन एंड देन आता है रिकवरी, है ना। पहले तो अपन खूब बढ़िया आगे चलते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा रिसेशन होने लगता है, फिर डिप्रेशन वाले फेज में जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा रिकवरी करके ऊपर पहुंच जाते हैं।
तो ये एक ट्रेड साइकिल मेरे पास होता है, राइट। तो इकोनॉमी में भी ऐसी चीज़ें आती है, कई बार होता है कि बहुत अच्छे से हमारी इकोनॉमी चल रही है, फिर रिसेशन में जा रही है, फिर डिप्रेशन में गई, फिर रिकवर कर रही थी, जैसे कि कोविड-19 में हुआ। सो रिसेशन एंड डिप्रेशन ब्रिंग द नेगेटिव साइड, एंड जो रिकवरी एंड द बूम पीरियड है वो एक पॉजिटिव साइड लेके आता है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। Now, in the context of the balance of payment, in the case of recession and depression, production within a boundary may not be able to accomplish the demand in the domestic market, which eventually leads to balance of payment deficit. अब क्या हो जाएगा कि अगर डिप्रेशन में इकोनॉमी चल रही है तो ऐसे में वैसे ही काम नहीं हो पा रहा है। डिप्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी इंडिकेट कर रहा है, रिसेशन इंडिकेट करता है कि आपकी इकोनॉमी में अच्छे से काम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा बहुत ही ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, अगेन हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। सो ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी जो सिचुएशन है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, जैसे कि चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छी चलती है तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। Now, developmental activities. Usually, developing countries like India depend upon the developed countries like USA for certain import or goods. This leads to an increase in the level of imports which result in the deficit of a balance of payment for a developing country like India. देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ का दिक्कत ये रहता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं रिलाई करते हैं दूसरी कंट्रीज़ पे जो डेवलप्ड हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत आसान रहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का हेल्प करना, बिकॉज उनको उसमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाता है, उनका सही हो जाता है। क्लियर? चेंज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस पार्टनर, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड जितना हमारा वैल्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो द कंपनी कैन रिड्यूस इट कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट। ड्यू टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉल विच लीड्स टू द राइज इन एक्सपोर्ट। अगर हम लोग बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा बनाना, है ना। मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगी मार्केट में, मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाऊंगी, तो हम उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द डोमेस्टिक कॉस्ट अगर मेरे को बनाने में इतना खर्चा आ रहा है तो फिर क्या होगा, मेरे को क्या ही प्रॉफिट जनरेट होगा, तो अपने आप मेरे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ स्टूडेंट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ये रहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा इम्पोर्ट ना करें, कि मुझे यूएसए से टेक्नोलॉजी नहीं मंगानी है, हम इंडिया में ही बनाएंगे, तो आपको इंडिया इतना केपेबल होना चाहिए कि हम सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर पाएँ, राइट। सो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या रहता है कि आप अपने एक्सपोर्ट को कम कर दो, बल्कि आप उसको घर पे बनाओ। एग्जांपल देती हूँ कि आपको लग रहा है कि यार मेरे को घर पे भूख लग रही है, तो आपने सोचा मैं जोमेटो करती, लेकिन जोमेटो आपने देखा बड़ा महंगा पड़ रहा है भाई, इससे अच्छा मैं घर पे मैगी बना के खा लूँ, तो आपने यहीं पे सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया उसका, आपने सोचा मुझे बाहर से नहीं मंगाना। इसका मतलब इंडिया भी कई बार ऐसा करता है कि उनको लगता है कि यार बाहर से कोई टेक्नोलॉजी मंगाना, बाहर से कोई सामान बनाना क्यों मंगाना है, जब इंडिया उसको खुद प्रोडक्शन कर सकता है। इसलिए तो आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे पास आत्मनिर्भर भारत आया, सॉरी, है ना, आत्मनिर्भर भारत जो आया है, उसमें हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंट है, कि हम खुद से सारा सामान बना सकते हैं, तो हमें किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट क्यों ही रहना है। दैट इज वाई आवर गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस। क्लियर? कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी है वो कि सब्स्टिट्यूट कर दो इम्पोर्ट को डोमेस्टिक गुड्स से। क्लियर? समझे इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरे पास पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि यार मैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करूंगी, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, इम्पोर्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। सो पॉलिसी इज द प्लान ऑफ एक्शन विच इज चूजन बाय द गवर्नमेंट कि किस तरीके से हमें फंक्शन करना है। सो द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग पॉलिसीज इज दैट इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑन हाउ थिंग्स शुड बी डन and the reason why it is done. In the case government makes policies that favors imports, then there is balance of payment deficit. But in the case government makes policies that favor export, then there will be balance of payment surplus. तो अगर मैं ये इस पे चीज़ पे करूँगी कि हम ये चाहते हैं कि इम्पोर्ट ज़्यादा करे गवर्नमेंट,
तो ऑफकोर्स अगर ज़्यादा इंपोर्ट करूँ तो डेफिसिट आएगा, लेकिन हम तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं, तो वी वांट कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, तो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ सरप्लस की तरफ फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो वी हैव स्टडीड अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन वन ऑफ द कंट्रीज, जब मैं आपको बता रही थी कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे हम चाइना की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो इट इज सिचुएशन इन विच देर इज एन इम्बैलेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, देर इज अ चांस ऑफ गवर्नमेंट कोलैप्स, कि कभी कौन सी गवर्नमेंट बन रही है, बिकर रही है, मतलब पूरा टाइम तो यही चलता रहेगा, तो इकोनॉमी कौन देखेगा, है ना। तो अगर मेरे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म हम लोग धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरे पास सोशल फैक्टर्स। पहला क्या है मेरे पास, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी नेचर कि दैट अ पर्सन इज अट्रैक्टिव टू थिंग्स दैट शी डज नॉट हैव। कोई बार होता है ना, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये क्यों चीज़ है, मुझे भी चाहिए। आपको वो चीज़ पहले नहीं चाहिए थी, आपको उसका कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन आपने उसको दूसरे के पास है तो आपका भी मन कर रहा है। सिमिलरली कंट्रीज में भी होता है, उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास क्यों नहीं, मुझे भी टेक्नोलॉजी चाहिए। So basically, humans observe the actions and the behavior of others and try to imitate them. In economics, the demonstration effect means the habit of the individual to consume the things consumed by others. In case of Indians want to imitate Western culture, then there will be a rise in the imports, which will result in the adverse effect. अगर मैं किसी और की लाइफस्टाइल को देखूंगी, है ना, यार ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, मैं भी ऐसे पहनूंगी, अभी करती हूँ मैं, जल्दी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे गई, मैंने ऑर्डर किया, यार इसके पास ये वाले शूज़ हैं, मुझे भी चाहिए, मैंने फिर ऑर्डर किया। मैं अपना खर्चा बढ़ा रही हूँ ना, मेरी जेब से तो पैसा जाएगा, उनका कुछ नहीं जा रहा, उनकी तो वो लाइफस्टाइल है, वैसे जीते हैं आप। हम ये नहीं कह रहे कि मॉडर्नाइजेशन लेके नहीं आ रहा, लेकिन आप दूसरे की चीज़ों से इन्फ्लुएंस करके खर्चा करोगे तो डेफिसिट में जाओगे। इसे इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात नहीं, आपके खुद के पर्सनल लेवल की बात है। 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ होती है, उसके पास ये वाला बॉक्स है, मैं भी ये वाला बॉक्स लूंगा, अरे उसने इस तरीके से बाइक खरीदी है, मुझे भी ये वाली बाइक चाहिए, वो ये कोचिंग जाता है तो मैं भी यही कोचिंग जाऊंगा। आप इन्फ्लुएंस में करके सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप खुद के फायदे के हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बट इफ द इंडियंस प्रेफर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, तो आप सरप्लस पे रहोगे, है ना। तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना चूज़ कर लो पाथ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड देन सिट एंड स्टडी। क्लियर, तो अभी सरप्लस पर रहोगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर बायस। सो इन द केस ऑफ बायस देयर विल बी अ चीपर एक्सपोर्ट इन एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स, which will cause a balance of payment deficit and change in the taste and preferences in fashion. Like it means special liking of one thing over the other. Some people may prefer western clothes, कुछ लोग को इंडियन क्लोथ्स पसंद है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स। दस टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल का, है ना, कि क्या चीज़ को वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर करेगा। ओके, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट अच्छे से पढ़ लेना। सो इन द केस फेवरेबल चेंजेस अगर हो रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आएगा, अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, सो देर आर सम इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ऑन द इकोनॉमी। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बार बार आपका डेफिसिट में जा रहा है तो आपकी बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी, आपकी फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, जो कि हमारे साथ हो रहा था। इसलिए हम लोग रिफॉर्म्स लेके आ गए थे 1991 के, एंड आपका डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री स्टैग्नेशन की तरफ चला जाएगा, स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट होने लगेगा। दस इट अराइजेस एज नीड टू करेक्ट इट। द बैलेंस ऑफ डेफिसिट कैन बी करेक्टेड थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, devaluation of the currency and promoting import substitution and vice versa. devaluation of the currency का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, जब करेंसी की वैल्यू गिरती है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। लेकिन वो क्यों गिर रही है, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस हुए हैं। लेकिन एज अ कंट्री में जानबूझ के जब अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रही हूँ, उसकी वैल्यू गिरा रही हूँ, तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है। अगर मैं अपना डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करती हूँ तो मेरी करेंसी चीपर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो क्या होगा, मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज मेरा जो सामान है, इंडिया का सामान है, वो चीपर साउंड करता है, तो लोग यहीं से खरीदना पसंद करते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। दैट इज वाई डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है तो क्या हो जाएगा, आपकी फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा बोरो करने लगोगे, आपका डेवलपमेंट ठप पड़ जाएगा।
तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए, उसके लिए आप डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कर सकते हो, इन्फ्लेशन को आप कम करो, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो मेरे इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, प्रमोट करो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, लोग डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा खरीदे एंड ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, एंड वाइसा वर्सा केस इन द केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। समझ आया सभी को? पक्का? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, राइट? कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोटिवेट मी एज वेल, राइट? चलो, so usually the transactions involve an agreement in which there is an exchange of goods and services in return of money. The transactions in the balance of payment involve the transfer of goods and services, borrowings of foreign currency and etc. तो बेसिकली आपको ये समझना है कि दो ट्रांजेक्शन्स जो सिर्फ एक प्रॉफिट मोटिव से हो रहे हैं, तो वो मेरे पास ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो उसके गैप को फुलफिल करते हैं, एंड दोनों को अगर मिला देंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाएंगे। क्लियर? ओके। सो ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में मुझे क्लियर है, दो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, उसके अलावा जो चीज़ें एक्स्ट्रा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, वी हैव स्टडीड दिस, ओके, वी हैव स्टडीड दिस, अबव द लाइन होते हैं एंड बिलो द लाइन होते हैं। यस, नाउ अब ये चीज़ समझनी है कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे जो इसके डिनोमिनेशंस दिख रहे हैं, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, वन साइडेड ट्रांजेक्शंस यानी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एंड कैपिटल ट्रांसफर्स अपना कहाँ जाएगा, अकोमोडेटिंग वाले में। क्लियर? सेम चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, जस्ट अ डिफरेंट लैंग्वेज। क्लियर? ये सारी चीजें, इफ देयर इज अ राइज इन डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन इट इज करेक्टेड बाय द बोरोइंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। तो कैपिटल अकाउंट में जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स के थ्रू ही हम करंट अकाउंट के डेफिसिट को हैंडल करते हैं। क्लियर? एंड हमें पता है कि अगर कंट्री में डेफिसिट चल रहा है तो या तो मैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज करूंगी, या तो मैं आईएमएफ से बोरो करूंगी। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ऑटोनॉमस आइटम्स क्या रहते हैं, ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए रहते हैं, अकोमोडेटिंग क्या रहते हैं, इट इज नॉट टू अंडरटेक प्रॉफिट बट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द टू। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब इसमें अंडरटेक करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंटर्स अलग है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है हमें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है अकोमोडेटिंग आइटम्स में, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सब चीजें पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? एंड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आता है, एंड अकोमोडेटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट आता है। इसको अबव द लाइन बोलते हैं, इसको बिलो द लाइन बोलते हैं। ठीक है, दीज ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, एंड यहाँ पे होता है डज नॉट इन्वॉल्व, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शंस, कैपिटल ट्रांजेक्शंस की बात करते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स कॉजेस बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम इधर से ही आता है, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग अकोमोडेटिंग आइटम्स का लेकर आते हैं ट्रांजेक्शंस। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर? यू नीड टू मेक श्योर कि जो क्रेडिट आइटम्स है और डेबिट आइटम्स है उसको अच्छे से रिकॉर्ड करो, एंड दो तीन चीज़ें जो रह जाती हैं वो हम उसको एरर्स एंड ओमिशंस वाले कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, सो इफ देयर इज एन एरर इन कन्वर्टिंग द प्राइस ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी, जिसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, द एरर मे बी अराइज ड्यू टू द कंपाइलिंग और द कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। Thus, there is a need to understand these errors and the reason for these errors and omission. तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन है जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, भूलते तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन गलती से कन्वर्जन रेट में कोई दिक्कत होगी बिकॉज डिफरेंट सोर्सेस हम चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग एरर्स एंड ओमिशन वाले अकाउंट में डाल सकते हो। क्लियर? इट इज़ अ थर्ड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। डन? ठीक है, so the double entry system followed in the balance of payment ensures there is debit is equal to credit, but sometimes the record of all the transactions cannot be made accurately. In that cases, along with the current and capital account, there is arise a third element, that is errors and omission. It reflects the imbalance result from the imperfection in the source data and compilation of data. यानी source of collection of data, उसको compile करने में जो दिक्कतें हुई हैं, उसमें जो चीज़ें मिस हो गई हैं वो आप इधर डाल सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार इस पर एक
शॉर्ट नोट भी आ जाता है। डन, क्लियर। तो अगर मेरे पास ऐसी कोई चीजें होती हैं, दीज एरर्स अकर ड्यू टू द इनऑक्यूरेट या अनरिपोर्टेड ट्रांजैक्शंस, जैसे कि हमने कैपिटल इनफ्लो को रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने रेमिटेंसेस ऑफ वर्कर्स को रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। सो द आइटम्स मस्ट बी रिकॉर्डेड केयरफुली टू रिड्यूस द एरर्स एंड ओमिशंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, गलती नहीं करनी है, बना दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती करते चले जाओ। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा अ फुल चैप्टर रिवीजन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर, कंफ्यूजिंग चैप्टर। कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या है, हर एक चीज हमने रिवाइज कर ली है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज ये और लो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जल्दी से करना है आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आप फॉलो कर सकते हो लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छूटे। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो बस आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड डू नॉट वरी, वी आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड, राइट। सो कीप दैट कॉन्फिडेंस एंड बी मोटिवेटेड। देरी नहीं है, बहुत जल्द हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, लेकिन हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस सेशन।